सभी को नमस्कार साथियों, एक बार आपका अपना स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कार्ल मार्क्स जी का थर्ड पार्ट पढ़ने वाले हैं, ठीक है, और उसमें ऐतिहासिक भौतिकवाद पढ़ेंगे। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, कार्ल मार्क्स ने अपनी रचना ऑन द ज्यूइश क्वेश्चन 1843 में लिखा कि इतिहास के बजाय पैसा महत्वपूर्ण है। मार्क्स ने अपनी अगली रचना द जर्मन आइडियोलॉजी, जो कि 1845 में लिखी गई, ठीक है, और प्रकाशित हुई 1932 में, उसमें भौतिकवाद का विश्लेषण किया तथा कहा कि इतिहास निर्माण के लिए मनुष्य का जीवन आवश्यक है। तो देखिए, यहाँ पर जो कार्ल मार्क्स है ना, उन्होंने मानव के जीवन को समझने के लिए, ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण माना है इतिहास को। ठीक है, वो मानव के जीवन को इतिहास से जोड़कर देखते हैं। ठीक है, और यहीं पर वो उन्होंने मानव के जीवन को इतिहास से तो जोड़कर देखा ही है, साथ में उन्होंने भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का यूज़ किया है। तो देखो, जो ये द्वंद्वात्मक है ना, ये द्वंद्वात्मक उन्होंने हीगल से लिया था। ठीक है, और उन्होंने इस हीगल के द्वंद्वात्मक को अपने द्वंद्वात्मक में परिवर्तन कर दिया। मतलब जो हीगल ने द्वंद्वात्मक पद्धति दी थी, वो तो दी थी विचार के आधार पर, ठीक है, चेतना के आधार पर, लेकिन हीगल ने इसका यूज़ एक भौतिकवादी आधार पे कर दिया। अब कैसे भौतिकवादी आधार पे कर दिया? मतलब ऐसा समझो, भौतिक का जो अर्थ होता है ना, वो होता है पदार्थ, वास्तविकता, ठीक है, जो हमें आमने सामने दिखाई देती है। ठीक है, ऐसे समझो, उसके आधार पर बताया। ठीक है, और वैसे, और हीगल ने क्या बोला था? हीगल ने बोला था कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है उसे उसने चेतना के आधार पर यूज़ किया, ठीक है, विचार के आधार पर यूज़ किया, लेकिन इसने भौतिकवाद के आधार पर यूज़ किया। ठीक है, तो अब ये द्वंद्वात्मक है क्या, अब इसको समझना जरूरी है। तो देखो, द्वंद्वात्मक जो है ना, ये जो पद्धति है, इस पद्धति के अनुसार पहले वाद आता है, फिर प्रतिवाद आता है, फिर संवाद आता है। अब ये वाद, प्रतिवाद और संवाद है क्या, इसको ध्यान से सुनो। वाद में सबसे पहले आएगा पूंजीपति, ऐसे लोग जिनके पास पैसा होगा, जो इकट्ठा कर लेंगे पैसा, सामंतवादी लोग होंगे। ठीक है, उसके बाद आएगा सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग कौन सा वर्ग है? जैसे जो ये नॉर्मल लोग हैं ना, जो अभी पूंजीपति के नीचे रह के काम कर रहे हैं। ठीक है, फिर ये लोग आते हैं, ये लोग विरोध करते हैं, विरोध करने के बाद में पूंजीपतियों को दबा देते हैं, और इनके नीचे आ जाती है सरकार। ठीक है, इनके नीचे आ जाती है सरकार, स्टेट जो राज्य है वो सर्वहारा वर्ग के नीचे आ जाता है। ठीक है, जो हम देखते हैं ना, किसान वगैरह, ये सारा जो वर्ग है ये प्रतिवाद है, सर्वहारा है। ठीक है, तीसरे नंबर पर आता है संवाद। संवाद में आता है साम्यवाद। ठीक है, साम्यवाद के अंदर क्या होता है? साम्यवाद के अंदर ना तो राज्य होता है, ठीक है, और ना ही पूंजीपति, ये सेक्टर कुछ होते हैं। ठीक है, इनका पूरा का पूरा जो सिस्टम होता है वो इक्वली बटा होता है। ठीक है, तो जब इसने इस द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में, ठीक है, अपना इतिहास जोड़ दिया, जो भौतिकवाद बताया ना इसने, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद बताया, इसके अंदर जब इसने इतिहास जोड़ दिया, फिर इसका एक नया सिद्धांत बन के आया, ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, मैं आशा करता हूँ यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा तो एक बार और देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये बोलते हैं कि ईश्वर के बजाय भाई पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, संसार में कोई और चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि पैसा है। ठीक है, और जो भौतिक है ना, भौतिक का अर्थ पदार्थ, यानी कि हमारी आसपास की चीज़ें या संसार है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। तो इतिहास की आर्थिक व्याख्या ही ऐतिहासिक भौतिकवादी पद्धति है। अब देखो भाई, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, अब इतिहास की आर्थिक व्याख्या क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। इसको बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन 101% बनेगा। तो देखो, जो हमारा समाज है ना, ये दो भागों में टूटा होता है। पहला आधार, दूसरा अधिरचना। ठीक है, जो आधार होता है, आधार के अंदर तो आती है उत्पादन प्रणाली। ठीक है, और दूसरा जो अधिरचना होता है, उसके अंदर आती है संस्कृति, प्रशासन, नियम, संविधान, राज इत्यादि। ठीक है, मतलब सबसे नीचे होता है हमारा आधार, ऐसा समझो। ठीक है, उसके बाद जो उत्पादन प्रणाली है, जो आधार के अंदर थी, उत्पादन प्रणाली को दो भागों में तोड़ा जाता है। ठीक है, किन किन भागों में? पहला, उत्पादन की शक्तियाँ,
ठीक है, और दूसरा उत्पादन का संबंध। ठीक है, किन किन भागों में? उत्पादन की शक्तियां और उत्पादन का संबंध। ठीक है, उत्पादन की शक्तियां जो हैं फिर उसको भी दो भागों में बांटा जाता है। उत्पादन की शक्तियों को दो भागों में कैसे बांटा जाता है? जैसे उत्पादन का साधन, हम उत्पादन के साधन के लिए क्या यूज़ करते हैं? जैसे ट्रैक्टर वगैरह यूज़ करते हैं, ज़मीन यूज़ करते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा जो भी चीज़ें यूज़ की जाती है ना, उपकरण या तंत्र होते हैं, यंत्र होते हैं, वो सारी चीज़ें उत्पादन का साधन होती हैं। ठीक है, और दूसरा होता है श्रम साधन, जिसमें मानव आता है, ठीक है, दास इत्यादि आ जाते हैं, सामंत आ जाते हैं। ठीक है, वो होता है श्रम साधन। ठीक है, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे ही उत्पादन प्रणाली के अंदर जो दूसरी बात की थी हमने, वो की थी उत्पादन संबंध की। ठीक है, अब उत्पादन संबंध में क्या आता है? जैसे एक पूंजीपति होता है, दूसरा दास होता है। ठीक है, तो दास का और पूंजीपति का एक संबंध है ना, इसी को कहते हैं हम उत्पादन संबंध। ठीक है, जैसे एक सामंत हो जाता है और फिर उसके द्वारा काम, उसके साथ जो उसके नीचे जो काम करता है गुलाम, वो हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से उत्पादन के संबंध बन जाते हैं। मैं आशा करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा हार्ड है, लेकिन धीरे धीरे करोगे तो समझ में आ जाएंगी। ठीक है जी, ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई ना, यही है हमारा ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, जिसको हम इतिहास की आर्थिक व्याख्या भी कहते हैं। ठीक है जी, अब आगे जब जो कार्ल मार्क्स है, ये इतिहास का विश्लेषण करता है, इसका वर्णन करता है। ठीक है, तो इसमें इतिहास की निम्नलिखित अवस्थाएं बताता है कि इतिहास में आखिर क्या क्या होता है, कैसे लोग धीरे धीरे इतिहास से जब बराबरी पे सब होते हैं, कैसे वो अंत में आके सामंत में बदलते हैं, साम्यवाद में बदलते हैं। ठीक है, या पूंजीवाद में बदलते हैं, समाजवाद में बदलते हैं। ठीक है, तो वो अवस्थाएं बताता है। पहली अवस्था बताता है आदिम साम्यवाद। तो देखो यहाँ पर जो आदिम साम्यवाद बताते हैं ना, इसमें बोलते हैं जो पहले मनुष्य थे ना धरती पर, ठीक है, उनके लिए सब कुछ समान था, उनमें कुछ भेदभाव नहीं होता था, कोई ऊंच नीच नहीं थी, कोई जातिवादी इत्यादि कुछ भी नहीं था ऐसा। ठीक है, सब बराबर थे। ठीक है, आदिम अवस्था में क्या करते थे लोग? प्रकृति से चीज़ें लेते थे, उनका यूज़ करते थे, और केवल उतनी ही लेते थे जितनी ज़रूरत होती थी। ठीक है, ज़्यादा लेके नहीं रखते थे, उनको भविष्य का कुछ लेना देना नहीं था। ठीक है, उसे वो साम्यवाद बोलते हैं, आदिम साम्यवाद बोलते हैं। जो हमारी प्रारंभिक अवस्था थी वही एक साम्यवादी व्यवस्था थी, वो ऐसा बोलते हैं। और वो कहते हैं पहले मनुष्य जो था, कंदमूल जो मतलब जड़ों में मिलते हैं ना, फल वल, उन सबको खाता था, शिकार कर लेता था, आखेट बोलते हैं जैसे हम, उससे खा खू के पेट भर लेता था। ठीक है, और इस स्थिति के कारण ना वो कभी भी किसी से ईर्ष्या नहीं रखता था। ठीक है, ना ही कभी भविष्य का सोच के रखता था। ठीक है, तो लालच वगैरह तो था ही नहीं उसके अंदर, ना ही वो पूंजीपति या सेक्टर में कुछ था नहीं, ना भेदभाव थे, ना कोई जाति थी, स्थिति कुछ था ही नहीं ऐसा। ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे लोगों में परिवर्तन आया। ठीक है, लोगों का विकास होने लगा, मानसिक विकास होने लगा। ठीक है, जिस कारण फिर लोगों ने एक कबीले से दूसरे कबीले में परिवर्तन करना स्टार्ट किया। एक कबीला शक्तिशाली हो गया, दूसरे कबीले को मारने लगा। ठीक है, नए नए औजार बनाने लगा। ठीक है, और उन्होंने कुछ ना कुछ बनाना सीख लिया, खेती करना सीख लिया, उगाना सीख लिया। ठीक है, जब उन्होंने दूसरों को गुलाम बना लिया, हरा दिया, फिर उसके बाद में मालिक और दास जैसा समाज बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर भेदभाव आने लगा। ठीक है, अब दो वर्ग बन गए यहाँ पर। कौन कौन सा? एक तो दास का वर्ग बन गया और एक बन गया मालिक का वर्ग। ठीक है, और इसी युग को हम कहते हैं दास युग। समझ में आया कैसे एक आदिम समाज से कैसे दास समाज बन गया, दास युग बना। ठीक है, फिर क्या हुआ? बाद में जो ये दास युग आया जिसमें मालिक और दास होते थे, अब क्या हुआ? जो मालिक थे ना, उन्होंने अपने नीचे एक व्यक्ति और रख दिया, जैसे हम बोलते हैं सामंतवादी व्यक्ति। ठीक है, जिनके पास पैसा वगैरह होता है, वो जबरदस्ती क्या करते हैं? दासों से काम कराते हैं। ठीक है, धीरे धीरे ऐसे काम कराते रहते हैं। ठीक है, कभी ज़्यादा देर काम कराते हैं और ज़्यादा देर काम कराते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ पर केवल और केवल बेनिफिट कमाने से मतलब होता है, उनको कोई मतलब नहीं है कि दासों को कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ऐसे डजंट केयर। ठीक है, फिर क्या होता है? यही दास युग धीरे धीरे परिवर्तन होके सामंतवादी युग बन जाता है। ठीक है, सामंतवादी को आप ऐसे समझो, जब हमारा देश गुलाम था तो हमारे देश के ही कुछ लोगों को चुन लिया जाता था ब्रिटिश सरकार द्वारा, और वो हमारे देश के उन अमीर लोगों से गरीब किसानों को परेशान करवाते थे और कहते थे कि आप इनकी निगरानी रखो। ठीक है, जो भी आप जितना भी टैक्स वगैरह भरोगे
भर देना, 5% टैक्स हमें दे देना, बाकी जितना मिले वो तुम रख लेना। तो वैसे ही सामंतवादी व्यवस्था को आप समझो, ठीक है। फिर क्या होता है, वो सामंतवादी होते हैं, सामंतवादी की संख्या तो ज़्यादा होती है, ठीक है, मालिक की संख्या कम होती है। धीरे धीरे सामंतवादी क्या करते हैं, ऐसी चीज़ें कर करके पैसा जमा करते 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 बड़े पूंजीपति बन जाते हैं, बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब दो वर्ग फिर बढ़ जाते हैं, कैसे, धीरे धीरे सामंतवादी से बदल कर आता है पूंजीवादी। जो सामंतवादी लोग थे वही बदल जाते हैं पूंजीवादी में, बिजनेसमैन बन जाते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब पढ़े लिखे लोगों को वो अपने बिजनेस के अंदर रखते हैं। जैसे आप देखते हो कंपनी होती हैं, कंपनी में क्या कहते हैं कि आप हमारे लिए काम करो, हम आपको सैलरी देंगे, ठीक है। अगर वो व्यक्ति अच्छा अच्छा काम करता रहता है तो उसे पैसे मिलते रहते हैं। जहाँ पर काम करना बंद कर देता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था बन जाती है, ठीक है जी। तो आपने देखा कैसे आदिम से दास युग आया, दास से सामंतवादी युग आया, सामंतवादी से पूंजीवादी युग आया। तो अब आगे कहते हैं कि पूंजीवाद के बाद आता है समाजवाद। यहाँ पे समाजवाद दिया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पूंजीवाद के बाद आता है समाजवाद। समाजवाद में क्या होता है, इसमें भी दो वर्ग बट जाते हैं। एक वर्ग तो होता है वर्गहीन, ठीक है, कैसे, जहाँ पर कोई भी वर्ग है ही नहीं, पूंजीपति इत्यादि कुछ नहीं है। दूसरा आता है सर्वहारा वर्ग। सर्वहारा वर्ग क्या होता है, जैसे मान लो ये जो थे ना दास एक्सेट्रा, किसान वगैरह जो भी थे, इन सब के द्वारा ही एक वर्ग बनाया जाता है जिसे हम बोलते हैं सर्वहारा वर्ग, ठीक है। उस सर्वहारा वर्ग के नीचे होती है एक सरकार, ठीक है, जिसमें जो राज्य है उसके जितने भी संसाधन हैं सब उस सरकार के हाथ में दे दिए जाते हैं, और फिर वो सरकार जो है इक्वली सबको बांटती है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और अब हमारा लास्ट में रहता है साम्यवाद, ठीक है। अब साम्यवाद में क्या होता है, साम्यवाद में दो वर्ग होते हैं। एक तो जो मैंने आपको बताया था सर्वहारा वर्ग, और दूसरा राज्य विहीन वर्ग, मतलब वहाँ पे अब राज्य भी नहीं होता। अब यहाँ पे क्या सिस्टम होता है, यहाँ पर आने के बाद ना, मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूँ कि आपके परिवार में दो सदस्य हैं, ठीक है, किसी भी व्यक्ति के परिवार में दो सदस्य हैं, और वो काम करते हैं छोटा मोटा, इतना छोटा करते हैं कि वो दो परिवार के लिए दो अपने सदस्य के लिए भी खाना नहीं जमा कर पाते। तो सरकार उनको वहाँ पर, चाहे वो कुछ भी काम कर रहे हैं, दोनों को पेट भरने के लिए खाना देगी। ऐसे ही एक परिवार और है जो बहुत अच्छा खासा काम करता है, लेकिन चाहे वो काम कितना भी अच्छा करता हो, कितना भी गंदा करता हो, ठीक है, सरकार जो होगी वहाँ पे इक्वली खाने को देगी। मतलब आपको उतना ही देगी जितना आपको नीड है, उससे ज़्यादा आपको नहीं देगी। इसमें ये होता है, ठीक है, चाहे आप कैसा भी काम करते हो। इससे क्या होता है, इससे पूंजीवादी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, पूंजीवादी व्यवस्था आना इम्पॉसिबल हो जाता है, ऐसा मानते हैं। क्योंकि जब इंसान को ज़्यादा मिलेगा ही नहीं तो वो जमा नहीं कर पाएगा, जमा नहीं कर पाएगा तो पूंजीवादी व्यवस्था आना इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है जी। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ भी आई होगी। तो अभी हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, आगे का जो है इसका कल के पार्ट में पढ़ेंगे। तो चलिए, धन्यवाद।